So, welcome Dheeraj, welcome to Engineers Career Point platform. थैंक यू वेरी मच सर। तो गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून। सो आज हमारा जो इंटरेक्शन है वो धीरज के साथ है। धीरज का अभी रिसेंटली हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट इंजीनियर का, उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो धीरज, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली, राइट। सो थैंक यू अब वेरी मच धीरज, सर। तो अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इस इंटरेक्शन को देखेंगे, तो इस इंटरेक्शन का बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा उनको। आने वाले अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं हरियाणा के अंदर, स्पेशली अभी जैसे लेक्चरर का निकला हुआ है, और भी जैसे पीडब्ल्यूडी का भी एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम के अंदर। तो हम लोग सारा डिस्कस करेंगे आपके साथ कि आपका रिटर्न के लिए कैसे आप गाइड करेंगे, कैसे आपने तैयारी किया इंटरव्यू के बारे में, और सारा भी आपकी तक का जर्नी। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं धीरज की। पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका सारा ग्रेजुएशन वगैरह और अभी तक का जर्नी आपका कैसे रहा धीरज। सर मैं बताना चाहूंगा सर, मेरा नाम धीरज गुप्ता है। सर मेरा जन्म सर हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था सर, 95 में, 12 जुलाई 95 में। सर क्योंकि मेरे पापा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में एज ए एडम ऑफिसर हैं, तो सर उनकी पोस्टिंग होती रहती थी। तो सर हम उनकी पोस्टिंग सिरसा हरियाणा में रही थी, एयरफोर्स स्टेशन सिरसा में। तो सर मैंने एक्चुअली अपनी सारी क्वालिफिकेशन सारा कुछ वहाँ से ही किया है, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सिरसा से। देन सर मेरी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर से हुई है, राजस्थान से सर। क्योंकि जब सर हम पढ़ते थे उस समय सर जेई मेंस नहीं था, एआई ट्रिपल ई के थ्रू एडमिशन होते थे सर। तो हम्म। सर मेरी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर से 2017 में एजुकेशन पूरी हुई है, बीटेक की। सर तो उसके बाद मैं कंटिन्यूसली अपनी प्रिपरेशन कर रहा था यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। लेकिन फिर सर 2019 में कोविड आ गया, तो उस कारण ना तो सर एग्जाम्स हुए। एंड देन फिर 22 में मैंने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस लिखा। लेकिन सर फाइनली मैं वहां पे सेलेक्ट नहीं हो पाया था। देन सर मैंने 2023 में सर एसएससी जेई मेंस भी लिखा। एंड 24 में सर मेंस भी लिखा मैंने। अभी सर मैं फाइनली वहां पे भी सेलेक्ट हो जाऊंगा। सर जब कहते हैं ना भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, अभी सर मेरा दोनों तीनों जगह सिलेक्शन हो गया है सर। पहले इतने सालों से एक जगह भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, अब 2-3 जगह सर सिलेक्शन हो जाएगा, हो गया है सर। तो हाँ जी आपका सर। बीटेक कौन सा ईयर पास आउट है धीरज, कब बीटेक सर कंप्लीट किया मेरा आपने। 2000 सर मेरा 2017 पास आउट है सर। 2017 के, तो 2017 से आप कंटिन्यूस प्रिपरेशन वाले मोड में हो, अलग अलग एग्जाम दे रहे हैं। जी सर, जी सर, मैं कंटिन्यूसली ही प्रिपरेशन मोड में था सर। तो इस 7 साल के दौरान आपने कौन कौन से एग्जाम दिए धीरज। सर मैंने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया, सर एसएससी दिया, आरपीएससी राजस्थान दिया, एचपीएससी पंचायती राज भी दिया था सर। लेकिन उसमें सर मैं 0.05 नंबर से रह गया था। ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन फाइनली एचपीएससी में सर इस बार मेरा क्लियर हो गया है। अब मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ, जैसे आपने बोला ना कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो अभी आपको मिल रहा है ना सक्सेस, ये जो आपने यस सर। पिछले 4-5 साल का जो मेहनत है ना, वो एक्चुअल में सक्सेस है। यस ऐसे सर। बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं धीरज, कि जिनका पहले एग्जाम निकलता नहीं है, फिर जब एक जी बार सर। निकलने लगते हैं ना, तो फिर हाँ। कॉन्टिन्यूसली निकल ही जाते हैं। यस सर। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है द कॉन्फिडेंस विच यू विल गेट। जैसे ही आपका कोई पहला यस। एग्जाम निकलता है, उससे जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है ना, वो आपको जो है वो आने वाले एग्जाम में सक्सेस देता है। और जब आप विदाउट एनी प्रेशर किसी एग्जाम में जाते हैं ना, तो उसमें जो जी सर। सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो दिस इज द बिल्कुल रीजन। बिल्कुल। सर। और सेकेंडली जो मेरे मुझे लगता है मेरी सक्सेस का कारण है सर, मैंने अपना फेलियर पीरियड को बहुत शॉर्ट रखा। रिजल्ट आता था, नहीं होता था सर, मायूस होते थे, क्योंकि सर हम ह्यूमन बींग्स हैं तो बुरा तो लगता ही है। लेकिन सर मैंने उसको सिर्फ 1 या 2 दिन तक ही रखा, देन फिर मैं दोबारा तैयारी में लग जाता था। मैंने उसको कभी भी लंबा नहीं खींचा कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। मैं जैसे आज रिजल्ट आया, नहीं हुआ, 2 दिन बाद मैं फिर से दोबारा अपनी तैयारी में लग गया। मैं कभी भी सर इसको एज अ अपॉर्चुनिटीज ही लिया। क्योंकि सर अब्दुल कलाम कहते थे कि मतलब सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखना चाहिए सर। अब्दुल कलाम सर मेरी पूरी इस जर्नी में सबसे बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं सर। ओके। आप फोटो विजिबल हो रहा है आपको मेरा। हाँ, आप क्लियर हो रहा है। सर अब हो रहा है। हाँ, हाँ जी सर। ठीक है। तो अच्छा धीरज, अब मेरे को ये बताइए कि जैसे आपने पंचायत राज का भी एग्जाम दिया, तो पंचायत राज भी इसी सेम एक्ट पैटर्न के ऊपर था। हम अब इस इंटरेक्शन को हरियाणा के ऊपर स्टिक करते हैं, क्योंकि जी हरियाणा सर। में बहुत एग्जाम्स आने वाले हैं। जी तो सर। अब जैसे पंचायत राज का भी एग्जाम दिया आपने दिया, और ये इरिगेशन का आपने एग्जाम दिया, तो दोनों के जी सर। एग्जाम में जैसे आपको दो एक्सपीरियंस हो गए इनके नए पैटर्न पे। तो पंचायत राज आई जी। थिंक दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम की जो नए पैटर्न पे हुआ था, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का। तो जी मैं सर। इस चीज के बारे में आप मेरे को बताइए कि स्टूडेंट को जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करे, जैसे अब लेक्चरर का निकला हुआ है, इसके बाद पीडब्ल्यूडी का आने वाला है,
तो जी सेम सर। पैटर्न है, सेम ही तरीके से होगा। नो डाउट कि लेक्चरर के लिए मास्टर्स मांगा है, लेकिन सेम रिक्वायरमेंट है, सेम तरीके से होगा। तो अब स्टूडेंट अपनी जी सर। जर्नी कैसे स्टार्ट करे अपनी प्रिपरेशन के लिए। आपने अपनी प्रिपरेशन के जो आपको पहले लगा कि रीजन क्या हो रहे थे फेलियर के, और फिर आपने उसको सक्सेस में कैसे कन्वर्ट किया, इसके बारे में बताइए धीरज। सर फर्स्टली मैं ना जब स्टार्टिंग की थी अपनी प्रिपरेशन की, मैं ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस रखता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि हमें ना दोनों चीजों को पैरेलल साथ में लेके चलना है, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। क्योंकि जब आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फुल लेंथ का, सर उससे आपके 20 से 30% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं हमेशा जो भी एस्पिरेंट्स अभी आने वाले एग्जाम से उनको यही कहना चाहूंगा कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को अलग अलग ना लेके ना मैम सिर्फ साथ साथ प्रिपेयर करें। क्योंकि अगर जब आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, जैसे आरसीसी का हो गया, स्टील का हो गया, वही उनके एक पार्ट बन के सर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाता है। सेकेंडली सर, जैसे कोई बीएमसी वाले सब्जेक्ट्स हैं, उनको सर धीरे धीरे, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में सारे सब उसको पढ़ें, जैसे आप सीमेंट पढ़ रहे हैं तो डेली डेली उनको थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ते रहें और सर उसको रिवाइज करते रहें। क्योंकि ऑब्जेक्ट मतलब जो भी थियोरटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको आप रोज के रोज थोड़ा थोड़ा पोर्शंस आप उसको रिवाइज करते रहिए, जब भी सर वो आपके दिमाग में लंबे तक टर्म्स तक रहेंगे। यही है कि सर पैरेलल स्टडीज जरूरी है दोनों चीजों के लिए सर। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन में कहाँ पे डिफरेंस है, बच्चा कहाँ पे इसको जो है वो लैग कर जाता है कि ऑब्जेक्टिव में तो बहुत बच्चे निकाल जाते हैं, बहुत हाई कट ऑफ चला जाता है। मेंस के लिए कैंडिडेट ये बोलता है कि हर एचपीएससी का पेपर मार्क्स नहीं देता। हमने इसको क्लियरली बोला कि एचपीएससी मार्क्स देगा अगर तुम लिख के आओगे सही तरीके के, तुम देगा। एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हाँ, एक्चुअल एक्चुअली में सर जो सब्जेक्टिव में मुझे लगता है ना कि सर बच्चे स्टेप्स को स्किप कर देते हैं, वो सिर्फ आंसर ओरिएंटेड रहते हैं। जबकि मुझे लगता है कि एचपीएससी जो है स्टेप मार्किंग्स करता है, तो हमें स्टार्टिंग से ही जो हमें गिवन है टू प्रूफ है, सर हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, आंसर्स को रिटर्न करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारा आंसर्स भी गलत है, लेकिन अगर हमारा प्रोसीजर ठीक रहेगा तो एचपीएससी मार्क्स देता है सर। आपका क्या तो एक्सपीरियंस हमें पंचायत राज और इसमें इरिगेशन में आपका मेंस को लेके क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो पंचायती राज में तो सर मैंने आपको जैसे बताया कि मैं 0.45 से मेंस ही नहीं दे पाया था सर। मैं अच्छा। प्री में ही बाहर हो गया था सर। तो उसका मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जब मैंने उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किया तो पता लगा कि आपको फिर कॉन्सेप्ट्स बहुत लिमिटेड रहते हैं। जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज का तो काफी वाइड सिलेबस है, लेकिन एचपीएससी का इतना वाइड सिलेबस नहीं है, क्योंकि इसका ये जो गेट का सिलेबस है और जो एचपीएससी का सिलेबस है वो सेम है। तो इसलिए ही मेरे को लगता है कि इसमें बहुत कम कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स है सर उनके हमें जितने से जितने क्वेश्चंस हम लगा सकते हैं सर, और जब भी हम प्रैक्टिस करें तो उसको डिटेल्ड वे में करें। ये नहीं है कि सिर्फ देख लिया, उसको अपने हाथ से सॉल्व करें, दो दो तीन तीन बार सॉल्व करें। और सर उसी तरीके के फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं सर एचपीएससी के, जो मैंने एनालिसिस किया उसके पेपर के, उसके क्वेश्चंस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, वैल्यूज चेंज हो जाती है, लेकिन क्वेश्चंस का जो वो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहता है। तो जितना सर हम उसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना सर, उतना ही अच्छा हमें मार्क्स भी मिलेंगे और अच्छा रहेगा सर। आप बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, धीरज। तो जी सर। आपका जो एक्सपीरियंस या आपका जो स्ट्रेटेजी लास्ट के एक महीने का, मतलब एग्जाम से एक महीने पहले मेरे को लगता है कि स्टूडेंट को जहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स को पैरेलल तैयार करना होता है, वो जी लास्ट सर। का एक महीने का क्या है आपका कि कैसे वो सारे सर सब्जेक्ट्स को तैयार करें। द बेस्ट वे है उसका टेस्ट सीरीज। तो जितनी आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, आपके पास अगर मान लीजिए 3 महीने हैं किसी भी एग्जाम को देने के लिए, तो पहले आप 2 महीने अच्छे से स्टडी कीजिए, और लास्ट का एक महीना आप जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा। और दूसरा सर, टेस्ट सीरीज लगाना ही सिर्फ बात नहीं है, उसके बाद जहाँ पे आपने गलतियां की हैं, कोई नए क्वेश्चंस आए हैं, कोई नया डाटा आया है, तो उसको लिखिए सर। उससे आपके और क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपका बेस्ट वे है आपको एनालिसिस करने का। सर मैं टेस्ट सीरीज बहुत देता था। मैंने टेस्ट सीरीज, और जो क्वेश्चंस गलत होते थे उनको दोबारा कॉपी में नोट करना, उसको अलग से बनाना, एक डिफरेंट कॉपी मैंने उसके लिए बना रखी थी। जो क्वेश्चंस बिल्कुल न्यू होते थे, जो आपने शायद नहीं पढ़े होते थे, या फिर कोई डाटा हो गया, या फिर कोई नई चीज होगी, तो सर उस तरीके से मैंने उसके लिए कॉपी ही सेपरेट बना रखी थी बिल्कुल, कि जो भी नए क्वेश्चंस के लिए है। इस चीज के लिए जो आपने बोला ना कॉपी एक लगा रखी थी, मैंने शायद एक साल सवा साल पहले ना इसी पॉइंट के ऊपर एक वीडियो लगाया था कि भी अगर हाँ जी तुम्हें सर। जब भी तुम पढ़ रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो तुमने हम्म। पढ़ रखा है बुक्स के थ्रू या नोट्स के थ्रू, उससे आपका 80% पेपर सॉल्व होगा, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 20% क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो याद रखने वाले हैं, डेटा वाले हैं, उसको लिखते तो रहो। यही
तो यही 20% क्वेश्चन आपको सिलेक्शन देते हैं, हाँ, ये यही 20% क्वेश्चन है जो आप। क्योंकि सर वो 80% क्वेश्चन सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन ये 20% जो क्वेश्चन है यही आपको सिलेक्शन देते हैं सर। बिल्कुल तो सही पॉइंट है ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। अच्छा, अब मेरे और को बताइए धीरज की जो मैं दूसरा भी। सर, मेंस में भी ना मैं बताना चाहूंगा कि आप अटेम्प्ट कीजिए सर। हमें लगता है कि हमें नहीं आता है तो आप छोड़ दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मेरा मेंस का 147 नंबर का अटेम्प्ट था। अच्छा। हाँ, तो आप अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस को, नहीं आता है कुछ लिखिए, रिलेटिव लिखिए, मुझे लगता है कि शायद सर नंबर मिलते हैं अगर आपको आता है तो। आप अगर ब्लैंक छोड़ेंगे तो टीचर आपको क्वेश्चन नहीं दे, आंसर मार्क्स नहीं जीरो देगा। मार्क्स, जीरो। मतलब ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे जब कॉलेज के एग्जाम होते हैं। तो जी कॉलेज सर। जब यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते थे ना, तो उसमें स्टूडेंट ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे कि अगर नहीं आता ना तो कुछ भी लिख दो, कि एक दो नंबर बंदा वैसे ही दे देगा, कुछ भी सर, मैं कहूँ कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं लेकिन रिलेवेंट लिखने हैं सर। रेलेवेंट लिखेंगे, यस। और रिलेवेंट लिख। रेलेवेंट, रेलेवेंट आप तब लिख पाओगे अगर अपना जो आपने जो कवर किया हुआ है ना सिलेबस, जी और जो सर, वैरायटी वो कवर है। की उसी के बेसिस पे आप क्योंकि लिख सर पाओगे। अगर आप बिल्कुल क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे तो टीचर्स आपको नंबर नहीं देंगे, लेकिन अगर आप रिलेटिव लिख के आओगे तो टीचर जरूर आपको नंबर देगा सर। तो आपने कितना स्कोर किया पंचायत राज के मेंस में? अच्छा, वो तो आपने पॉइंट उससे मिस किया। इसमें हाँ कितना जी स्कोर किया आपने इरिगेशन में मेंस सर, में? अभी मार्क्स इंक्लूड नहीं हुए हैं, अभी आए मार्क्स नहीं। इन्होंने शीट नहीं रिवील आया नहीं है। रिवील नहीं हुए हैं सर, मार्क्स अभी फाइनल रिजल्ट ही आया है। ओके। तो मेरे को जो एचपीएससी का पैटर्न ये भी रहता है कि जिन्होंने मेंस लिखा हुआ था फुल टाइम में, तो उन्हीं को शीट रिलीज करते हैं शायद मार्क्स का। हाँ, अच्छा सर, एक्चुअली अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है मुझे, अभी शायद रिवील करेंगे तो वो पता। ठीक है, नहीं करते हैं जिन्होंने फिजिक्स देखो उसका कोई मतलब नहीं है, तो जिन्होंने हाँ फिजिक्स में कितने मार्क्स आए, मेन फिजिक्स का नंबर जुड़ने ही नहीं है, उसका तो वैसे हाँ भी दिमाग नहीं है। तो मेन जिसने लिखा है उसी की लॉजिक है, ठीक है, मार्क्स हाँ काउंट होंगे। मेंस हाँ के जी। बाद इंटरव्यू में आपके कितने मार्क्स रहेंगे और फाइनल सिलेक्शन आपका किसमें होगा। जी गुड। सर। तो अब ये जाती है इस पॉइंट के ऊपर आपका इंटरव्यू के ऊपर, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा बच्चों को होता है कि क्या पूछेंगे, किस तरीके से पूछेंगे। आप मेरे को पूरा डिटेल में बताइए कि जब आप मूवी में एग्जिट कर रहे थे वहां से लेके जब आप उनसे एग्जिट करे, पूरा डिटेल में बताइए कैसा रहा सर। सर सर एचपीएससी ने ना आपकी वो बहुत ट्रांसपेरेंसी, हर चीज में हर लेवल पे बहुत ट्रांसपेरेंसी है। आपकी एंट्री से लेके एग्जिट तक पूरी ट्रांसपेरेंसी, आपको कहीं भी बिल्कुल भी लिटिल सा भी शक नहीं होगा कि कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। आप बोर्ड भी अपना ही सेलेक्ट करेंगे। पहले सर हम जब एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। देन वहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरीट सर आते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से इंटरव्यू देना है। सर एचपीएससी का पैटर्न है कि वहां पे आपको किसी भी तरीके से अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है, चाहे आपके नाम हो, आपका फादर नेम हो, आप कहाँ से हो, आपकी स्कूल एजुकेशन क्या है, क्योंकि उससे लिटल चांसेस रहते हैं कि अगर बोर्ड मेंबर उस जगह का, तो लिटरली पार्शलिटी होती है। तो एचपीएससी ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी करने के लिए इंट्रो वाला पार्ट बिल्कुल ही हटा दिया है। देन सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सर हमें फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाया जाता है। देन वहां पे हम सेक्रेटरीट सर के रूम में जाते हैं। एंड देन सर आपको एक 3 डिजिट का रोल नंबर दिया जाता है, जो आपका मेंस का रोल नंबर होता है वो भी आपके साथ नहीं जाता, वहां पर आपको एक 3 नंबर का यूनिक आईडी दी जाती है। एंड वो आपके रोल नंबर के आगे नोट कर दी जाती है, एंड सर आपके साइन लिए जाते हैं और आपको दिखाया जाता है। सेकेंडली वहां पे 3 बॉक्सेस रखे रहते हैं, उनमें से आपको एक बॉक्सेस चुनना होता है, जिसपे जो भी बोर्ड में पैनल आएगा आपको उस बोर्ड में जाना होता है। तो सर मेरा 17th को मॉर्निंग शिफ्ट में इंटरव्यू था, तो मेरा बोर्ड नंबर 2 था सर। मैं पैनल नंबर 2 में गया था। तो मैं जब फर्स्टली एंटर किया तो सर का फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये था कि आप कैसे हैं। मैंने कहा सर मैं बहुत अच्छा हूँ। तो उन्होंने फिर मुझसे, क्या आप अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? मैंने कहा सर मैं बहुत अच्छा हूँ। तो देन उन्होंने मुझसे सेकंड क्वेश्चन किया कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कब की थी? तो मैंने कहा सर कि 2017 में की थी। देन उनसे मुझसे पूछा कि आप अभी क्या कर रहे हैं? मैंने उनको बताया कि सर मैं कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर इस चीज पे फोकस ना देके मुझसे पूछा कि टेल मी अबाउट द 5 गवर्नर्स ऑफ स्टेट। उन्होंने मुझसे 5 राज्यपाल के नाम पूछे। तो सर मुझे तो उस समय सिर्फ हरियाणा के और पंजाब के याद थे। तो मैंने कहा सर मुझे 2 स्टेट्स के याद है। एंड तो मैंने उनको बता दिए हरियाणा और पंजाब के। देन उनका मुझसे ये क्वेश्चन था कि एक स्टेट है जहाँ पे महिला गवर्नर भी है। तो सर मुझे यूपी का याद आ रहा था, लेकिन मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं था। तो मैंने कहा सर कि वो पाटिल मैम है। तो सर बोलते पाटिल मैम है कि पटेल मैम है? मैंने कहा सर कि मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर लकली मुझे उस समय याद आ गया कि उनका नाम आनंदीबेन पटेल था। ओके। तो देन सर ने कहा सर वेरी गुड। तो देन फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि 2 लेडीज चीफ मिनिस्टर्स के नाम बताइए। तो सर दिल्ली की थी आतिशी मैम और बंगाल की थी ममता दीदी।
तो उन्होंने मुझसे फिर हरियाणा स्टेट्स के बारे में पूछा था कि राजस्थान में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स लगती है राजस्थान से। देन उन्होंने मुझे ओलंपियंस के बारे में पूछा था। देन उन्होंने मुझे इरिगेशन से लेके स्कीम्स के बारे में पूछा था। सर ये मेरा एचआर पार्ट था, बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में हुआ था। सर वहाँ के जो टीचर्स होते हैं इतना फ्री कर देते हैं कि आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती है। देन सर फिर मेरे से एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे। सेकेंडली फिर मुझसे सर्वे के क्वेश्चंस पूछे गए थे। थर्डली जीपीएस से रिलेटेड पूछे गए थे। और फाइनली सर मुझसे इरिगेशन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो 15 से 18 मिनट्स सर मेरा इंटरव्यू चला था। आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, ये सब पूछा था उन्होंने? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी? नहीं सर, उन्होंने मुझसे फेवरेट सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किया था सर। उन्होंने डायरेक्टली। ऐसे पूछा था कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट? नो सर, उन्होंने कोई इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा था कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन थे। जैसे आप एग्जिट किए तो एग्जिट करने के बाद एग्जिट के टाइम पे उन्होंने कुछ ना हो कि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं कुछ नहीं एग्जिट? सर, उनका इस क्वेश्चन से ऐसा कुछ नहीं पूछा था। बस उन्होंने सर मुझे बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग जर्नी किया था। बाकी उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा था एग्जिट के समय में। जब आप एग्जिट करें तो जो बाकी जो बैठे थे वेट कर रहे थे अपने टूल्स के लिए तो उसके साथ इंटरेक्शन होता है तो कुछ ऐसा? नहीं सर, बिल्कुल ही हमें बताया गया था कि आपको किसी से इंटरेक्शन नहीं करना है और डिफरेंट पाथ लेके आपको चले जाना है, ताकि हम आमने सामने ही ना हो। वो बिल्कुल ही अलग रास्ता बना रखा था उन्होंने। जो इंटरव्यूज देख के जाते हैं कैंडिडेट्स, वो अलग रास्ते से बाहर चले जाते हैं। ओके। तो ये रहा आप फैमिली बैकग्राउंड क्या है धीरज? सर फैमिली ग्राउंड, मेरे पापा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में एज एडम ऑफिसर हैं, अभी चीफ ऑफिस जोधपुर में सर। सेकेंडली सर मेरे ब्रदर वेरियन कंपनी में है, जो सर ऑन्कोलॉजी, जो कैंसर की मशीनें होती हैं, उनके सर्विस इंजीनियर हैं। एंड मेरी मदर होम मेकर है। ओके। तो अब धीरज ये बताइए कि जो जैसे अभी कैंडिडेट्स हैं जो मास्टर्स जो भी लेक्चरर का लेकर निकला हुआ है तो उसमें मास्टर्स रिक्वायरमेंट है। तो जी सर। मास्टर्स वाले स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है कि सर हमें कम से कम 2 साल हो गया छोड़े हुए एग्जाम को। सिविल जी में तो सर। तब भी सिविल का बच्चा भरता रहता है, एग्जाम भरता रहता है कि अगर ये मास्टर्स किया तो वो एई का भरता रहेगा। लेकिन जी मैकेनिकल सिविल के अलावा मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है, तो वो तो एग्जाम आते भी नहीं उनके स्टेट के। तो उनको सर। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है एग्जाम को स्टार्ट करने में या प्रिपरेशन करने में। तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहते हो कि अगर किसी ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है इस टाइम पे तो कैसे स्टार्ट किया जाए? सर जीरो से स्टार्ट सर, सबसे पहले सर हमें ना अपने बेस को मजबूत बनाना पड़ेगा। बेस को मजबूत बनाने के लिए हमें सबसे पहले डिफरेंट सब्जेक्ट्स क्यों सिविल इंजीनियरिंग में दिए गए हैं उसकी नॉलेज होना जरूरी है। और हमें बेस से स्टार्ट करने से सबसे स्टार्टिंग से पहले बेस लेवल से लेके हाई लेवल तक जाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले सर जो 5-6 सब्जेक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, जहाँ पे मैंने नोटिस किया एचपीएससी का वेटेज रहता है सर। एक सॉइल, सॉइल में आप मानेंगे नहीं सर, पंचायती राज में 45 से 50 नंबर के क्वेश्चन थे। 1/3 पेपर सॉइल का था। ट्वेल्थ का था। सेकेंडली आरसीसी सर, एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्वे, ये 4 मेजर सब्जेक्ट है जिसपे एचपीएससी बहुत जोर देता है। इवन अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो इरिगेशन का पेपर हुआ था, जो मेंस का भी, उसमें इरिगेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं था। बाकी हम्म। बाकी सबके क्वेश्चन से इरिगेशन का ही क्वेश्चन नहीं था। तो एचपीएससी का मैंने देखा है कि सॉइल बहुत फेवरेट सब्जेक्ट। तो सॉइल पे 1/3 क्वेश्चन आपको, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों में सॉइल, हाईवे, आरसीसी और एनवायरनमेंट, इन पे ज्यादा फोकस रहता है एसपीएससी का। तो मुझे लगता है कि जो भी अभी बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले इन सब्जेक्ट्स को करें। पहले सॉम करें, देन उसके बाद आरसीसी एंड स्टील पे ध्यान दें। सेकेंडली 2 सब्जेक्ट्स को पैरेलल रखें, एक मॉर्निंग में एक शाम को। जो सुबह मॉर्निंग में जिसमें हमें जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं, चाहे सॉम हो गया, आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, इन पे ध्यान दें। सेकेंडली जो सेकंड शिफ्ट है उसमें हमें इस पे आरसी, एनवायरनमेंट हो गया, सॉइल हो गया, जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इस पे ध्यान दें। और बेस से स्टार्ट करें। मेनली तो सबसे ज्यादा सर टेस्ट सीरीज, और जितने हम क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करेंगे ना, वो ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है सर, कि हम आगे अपने आप को क्वालिफाई करा सकेंगे। आपने अभी एग्जाम दिए, एसएससी दिया, दिया, बाकी एग्जाम दिए, सर उनका कितना बड़ा रोल है सिलेक्शन? सर इंजीनियरिंग सर्विसेज का सर बहुत बड़ा एग्जाम है सर। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मैं मेंस में 5 नंबर से रहा था वहाँ पे। तो सर जितना हम बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे हो गया, तो छोटे एग्जाम्स अपने आप निकलने लगते हैं। और वही सर इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस सबसे वाइड सिलेबस है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप किसी का भी सिलेबस करें, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज सिलेबस से स्टार्ट करें, क्योंकि उसमें सर वाइड रेंज होती है। और जो इंजीनियर
सर्विसेज क्वेश्चन करता है सर, वो डेप्थ में क्वेश्चंस करता है। तो अगर हम डेप्थ में पढ़ेंगे तो सर वो इजी क्वेश्चंस वैसे ही निकल जाएंगे। तो जितने हो सके प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस लगाएं सर। इंजीनियरिंग सर्विसेज के एक क्वेश्चन लगाने से सर 4 से 5 एचपीएससी के क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो क्वेश्चन है डेप्थ में पूछ रहा है और स्टेटमेंट वाइज पूछता है। जबकि जो एचपीएससी के पूछने का तरीका है सर, वो वन वर्ड आंसर के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो सर अगर हम इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस किसी भी सोर्सेज से लगाएं प्रीवियस ईयर 20 साल के, तो मुझे लगता है कि सर वो ज्यादा हेल्पफुल होगा आगे के एग्जाम्स के लिए सर, पीएससी के एग्जाम के लिए। एग्जाम जी धीरे बहुत टाइप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया होगा। अगर मैं पर्टिकुलरली प्रीलिम्स की बात करूँ तो जी प्रीलिम्स सर। में ऐसा क्वेश्चन है आपको लगता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से रेफर करते हैं? सर ऐसा इंजीनियरिंग सर्विसेज का तो देखा गया है पिछले 2017 से हर साल ट्रेंड चेंज हो रहा है। आप उसको तो आप अनप्रिडिक्टेबल ही कहते हैं सर। मैं यूपीएससी को तो कहता हूँ अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है। आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछता है उसकी। लेकिन सर वही है कि आप और आजकल तो सर कोई भी एग्जाम ले लीजिए, क्वेश्चंस रिपीट बहुत कम होते हैं। तो हम जितना अपने आप को अपग्रेड रखेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा सर। सोर्सेज हैं सर, बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर जितना दे सकते हैं सर वो बेस्ट सोर्सेज मैं मानता हूँ सर। प्रीवियस ईयर तो हमेशा 1 या 2 बार तो लगा ही लेना चाहिए सर। जो इस नए पैटर्न से पहले के प्रीवियस ईयर हरियाणा के लिए थी, जी उसका भी सर। इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। सर मुझे लगता है सर उसका 10 से 20% ही आप मान सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। बाकी आजकल हर पब्लिक सर्विस कमीशन सर 80% न्यू क्वेश्चंस ही लेके आ रहा है। तो उसके लिए यही है कि हमें जहाँ से बेस्ट सोर्सेज बेस्ट कोचिंग वगैरह मिल सके सर हमें लेनी चाहिए। क्योंकि जो भी सर अगर हम अपने आप से पढ़ेंगे तो सर हम वही जो प्रीवियस ईयर्स है वो क्वेश्चंस करते रहेंगे। लेकिन सर जो कोचिंग्स होती है वो बहुत रिसर्च करती है इन चीजों पे। तो सर मुझे लगता है कि हमें किसी ना किसी की गाइडेंस में ये चीजें करनी चाहिए, क्योंकि वो न्यू क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं सर। क्योंकि सर अब आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, तो सर क्वेश्चंस भी उस चीज को लेके प्रैक्टिकल सिचुएशंस को लेके अब ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं सर। बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप देखिएगा, जिनको जी। पिछली का क्वेश्चन आगे देखिएगा, देखिए देखिए पीएससी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनके, जी बहुत सर। अच्छे। सो इन द एंड धीरज, आप अपनी तरफ से कुछ हमारे व्यूज को बोलना चाहेंगे? सर मैं तो सबसे पहले यूआरपीडिया के बारे में बताना चाहूंगा सर। मैंने यूआरपीडिया सर अक्टूबर में ज्वाइन किया था सर। तो सर मैंने सबसे ज्यादा सर स्नैप इंटरव्यूज बहुत दिए सर। मैं स्पेशली नीतीश पांडे सर का बताना चाहूंगा। उनसे मैंने सर इतने इंटरव्यूज दिए ना उनके पास स्नैप इंटरव्यू, क्योंकि जितने भी हैवी सब्जेक्ट थे सारे उन्हीं के पास थे, चाहे आरटीसी हो चाहे सॉइल हो। और सर मतलब सर ने मुझे पर्सनली बहुत वो किया सर। वो मुझे व्हाट्सएप पे ही स्नैप इंटरव्यूज का टाइम दे देते थे मैं जब उनसे मांगता था। बाकी सर एचआर के लिए शिखा मैम ने लास्ट में मेरे मॉक क्विज काफी बड़े बड़े मैम ने मुझे काफी टाइम दिया, उन्होंने मुझे प्रिपेयर कराने के लिए। तो यूआरपीडिया का बहुत बड़ा मेरे जर्नी में रहा है, क्योंकि सर मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुआ सर। जब मैं इंटरव्यू देने गया बच्चे नर्वस थे, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मैं पहले हो चुका है मेरा इंटरव्यू, क्योंकि सर इस तरीके से लेते थे। मैं बताना चाहूंगा सर नीतीश पांडे सर ने कभी मेरा इजी इंटरव्यू लिया ही नहीं। वो हमेशा मुझसे इतना टफ क्वेश्चन पूछते थे। लेकिन वहां पे गया जब मैं असली में इंटरव्यू देने गया, वहां पे मुझसे उस तरीके के टफ क्वेश्चन हुए ही नहीं था। यूआरपीडिया ने मुझे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर किया था। तो जब आप वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो जाते हो तो इजी आप वैसे ही निकाल लेते हो सर। इसलिए सर यूआरपीडिया का बहुत अच्छा मेरी जर्नी में रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है सर यूआरपीडिया का मेरे साथ। और सेकेंडली मैं जो भी न्यू एक्सपीरियंस है उन्हें कहूंगा कि नेवर गिव अप। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि लाइफ है तो चैलेंजेस आएंगे, बिना चैलेंजेस के लाइफ है ही नहीं। तो आप लगे रहिए, नेवर गिव अप। थैंक्स धीरज, बहुत डिटेल में आपने चीजों को बताया। आई थिंक इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगा जो आगे वाले एक्सपीरियंस है आगे एग्जाम्स के लिए। और धीरे जब हम इसको डालेंगे ना तो इसमें कैसे एक्सपीरियंस है वो कमेंट्स करते हैं, आपसे डायरेक्टली वो बात करना चाहेंगे। तो मैं जी आपको सर। डिटेल्स का लिंक शेयर करूंगा, तो आप उनका रिप्लाई जरूर करिएगा। जी सर, डेफिनेटली सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द थैंक बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर।